नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं सीटी 2024 राजस्थान जो वैकेंसी थी उसमें पॉलिटी के जो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे उनका विश्लेषण टॉपिक को पूरे डिटेल से जानेंगे और उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से थे, उसके संदर्भित कौन से क्वेश्चन बनने वाले, कौन से टॉपिक से पूछे गए, इसके संदर्भ में आज की क्लास से हम बात करेंगे। आइए जानते हैं फटाफट। और याद रखना ये जो सीटी 2024 शिफ्ट से तो थर्ड यानी 28 सितंबर 2024 को जो पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसका विश्लेषण आज की क्लास में इसमें करने वाले हैं। देखते हैं इसमें। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, नीचे दो कथन दिए गए और कथन में यहां से याद रखना कि भारत के लिए पहला कथन है, भारत के लिए 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापित किए जाने वाले अभिपात से भरा हुआ था। ठीक है। दूसरा है 1900, कथन नंबर 2 देखो, 1947 में भारत का जन्म बहुत ही जटिल परिस्थितियों में हुआ था। कदाचित किसी भी अन्य देश का इतनी मुश्किल परिस्थितियों में से सामना नहीं हुआ जैसा भारत में हुआ। देखो दो कथन इसमें दे रखे कि एक तो 1947 का वर्ष है, भारत यानी भारत के लिए अभूतपूर्व हिंसा बिल्कुल रहा था। भारत में यानी भारत में हिंदू मुस्लिम के आधार पर हिंसा हुई थी और भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत विस्थापित किए जाने वाले अभिपात से भरा हुआ था। यानी बहुत ज्यादा लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत के आगमन हुआ था, विस्थापित हुए थे। दूसरा कथन दिया है कि भारत का जन्म है बहुत ही जटिल परिस्थितियों में हुआ था। कदाचित किसी भी अन्य देश का इतनी मुश्किल परिस्थितियों में सामना नहीं हुआ जैसा भारत में हुआ था। ठीक है। अब सवाल यह है कि भारत का जन्म 1947 में नहीं हुआ था, भारत का जन्म पहले हो चुका था, भारत बहुत पहले बन चुका था। भारत का 1947 में जन्म नहीं, भारत का विभाजन हुआ था। जन्म के तौर पे बात करें तो पाकिस्तान का जन्म इसमें हुआ था और पाकिस्तान से फिर 1971 में एक नया राष्ट्र बना था, बांग्लादेश। अब देखो इसमें कथन पहला सही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कथन गलत है। तो देखो कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। कथन एक सही है, पहला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य को असम में से अलग करके बनाया गया था। यानी असम से एक अलग राज्य बना था 1972 में। आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य था जो असम से अलग होकर बना था। देखो इसमें मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम। एक देखो मिजोरम बना था 1972 में और एक मेघालय बना था 1972 में। तो सीधा सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, मेघालय 1972 में बना था। ये जो पिछला क्वेश्चन है हम अनुच्छेद 2 और 3 के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, 2, 3, 4 में इसका उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना। भारत में साइमन आयोग कब आया था, यानी जो साइमन कमीशन जिसको बोलते हैं वो भारत कब आया था। तो सीधी सीधी डेट दे रखी है कि वो भारत में 1928 में आया था और मुंबई में पहुंचा था, उसका विरोध किया गया था। यानी ये अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भी थोड़ा सा हिस्सेदारी आती है। बाकी दूसरा बात है कि हिस्ट्री के लेवल में भी आता है। पुंछी आयोग 2010 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मदन मोहन पुंछी आयोग है, ध्यान रखना, MN मदन मोहन पुंछी जस्टिस थे ये। तो जस्टिस मदन मोहन पुंछी आयोग है, 2007 से 10 तक का इनका कार्यकाल की बात करें तो ये किससे संबंधित था। तो ये मुख्य रूप से ध्यान रखना केंद्र और राज्यों के संबंध में इन पर चर्चा की थी। यहां से थोड़ा राज्यपाल के संदर्भ में, यानी केंद्र राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आता है राज्यपाल, उसके संदर्भ में यहां पर बात इनकी की हुई है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रही। मैंने कहा था कि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। और राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन रही हुई है, तो कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रही हुई है। मैं आज से पूछूं कि राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति थे टीकाराम पालीवाल। नाम क्या था, टीकाराम पालीवाल। और टीकाराम पालीवाल के अलावा मैं एक चीज और बात करूं तो हरिशंकर भाबड़ा भी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगले एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि हाल ही में इनका भी क्या हो गया, हरिशंकर भाबड़ा का भी निधन हो गया है। ठीक है, ये चीज भी नोट करना। एक मैं दूं कि बनवारी लाल बेरवा, बनवारी लाल बेरवा भी राजस्थान के क्या रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कमला बेनीवाल पहली महिला उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजस्थान की पहली महिला मंत्री भी रह चुकी है, 1954 में सुखाड़िया मंत्रिमंडल में बनी थी। ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैं बात करूं तो सचिन पायलट 2018 से 2020 तक रहे थे। और दो उप मुख्यमंत्री वर्तमान में है, दिया कुमारी और
प्रेमचंद बेरवा। ठीक है, तो याद रखना वसुंधरा राजे प्रथम सीएम बनी थी राजस्थान की। दिया कुमारी वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री के पद पर है 2023 15 दिसंबर 2023 से। प्रतिभा पाटिल प्रथम गवर्नर बनी थी 2004 में राजस्थान की। भारत की पहली राष्ट्रपति बनी। ये सारी चीजें देख लेना। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति है, राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो सीधा सीधा ऑप्शन है कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। और कौन से होते हैं? तो 12 सदस्य होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से जुड़े हुए। अनुच्छेद 80 के अनुसार ये राज्यसभा में मनोनीत यानी राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, बोलने से रोक सकता है और दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति देता है। यानी पहले किसी को बोलते आप रुक जाओ, अगले सदस्य को आमंत्रित करता है। यानी पहले को जो भाषण है कार्य का जैसे समयावधि पूरी होने के बाद उसको रोकने के बाद में अगले सदस्य को बुलाने के कहा जाता है कि बीच में ये स्थिति आती है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है यील्डिंग द फ्लोर। क्या कहेंगे इसे? यील्डिंग द फ्लोर। और प्रश्न पूछना आपको पता हो तो प्रश्न काल होता है 11 से 12 बजे तक संसद का कार्यकाल यानी प्रश्न काल। इनको प्रश्न 3 प्रकार के प्रश्न, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग फ्लोर में क्रॉस वोटिंग से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस निधि से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं और संसद के प्राधिकार के बिना इसमें कोई राशि आहरित मतलब निकालना नहीं की जा सकती? ठीक है, तो देखो ये एक निधि के बारे में पूछा। फंड, निधि का मतलब होता है फंड। कौन सी निधि, कौन से फंड के बारे में पूछिए। लोक लेखा, ये पब्लिक अकाउंट इसको कहा जाता है। निजी निधि, इससे कोई खास मतलब नहीं है, यहां से ये लोक लेखा से संबंधित ही आगे। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि का मतलब होता है जो इमरजेंसी फंड होता है। ये आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में होती है? ये राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है अनुच्छेद 267 के अनुसार। समेकित निधि, इसको संचित निधि भी बोलते हैं। संचित निधि भी कहा जाता है या समेकित निधि कहा जाता है। अनुच्छेद 266 में इसका उल्लेख है। तो संसद के नियंत्रण में कौन सी, सीधा सीधा पूछा कि संसद के नियंत्रण में कौन सी निधि होती है? तो समेकित या संचित निधि होती है। ठीक है, इसमें से फंड निकालना या जमा करना संसद की अनुमति चाहिए। और यहाँ पर अनुमति की आवश्यकता नहीं है, पहले मान लो बाद में चाहिए अनुमति। इसमें पहले मान लो इमरजेंसी होती है तो उसमें काम में लेते हैं फंड को, उसके बाद में संसद में रखा जाता है। लोक लेखा में कोई विशेष इसमें नहीं आवश्यक। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा चलचित्र प्रक्षेपी यानी प्रमाणीकरण नियम 2024 लागू किया? हाल ही में आपको पता हो तो एक नियम लाया गया सरकार के द्वारा, और सरकार ये वैसे करंट का भी है और ये मान लो कि सदन की बात आ रही है, संसद के द्वारा प्रोसेस ये लाया गया है, तो ये एक मान लो कि राजनीति में भी जुड़ी जाता है इसमें। ठीक है, चलचित्र मतलब वीडियो वगैरह, कंटेंट वगैरह, इसके संदर्भ में नया एक नियम लेकर आया 2024 में, कुछ कंट्रोल करने के लिए भी कह सकते हैं इसको। तो कौन सा विभाग यानी ये नियम किससे संबंधित है? मंत्रालय से संबंधित। चलचित्र वीडियो वगैरह तो किस में आएंगे? ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो, इसमें अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके कारण सिएरा लियोन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? देखो ये देश है एक, सिएरा लियोन क्या है? देश है। अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन है, करंट जीके का क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल ये जैसे मान लो कि अपने करंट क्लास में होते हैं उसमें इस प्रकार के सवाल बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त दे रखे उसमें। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय सारी चीजें उसी के लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है। बाढ़, जोम्बी, मादक द्रव्य का दुरुपयोग। देखो मादक द्रव्यों का दुरुपयोग इतना बढ़ गया था जिसकी वजह से आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। और ये कंडीशन अभी वर्तमान में राजस्थान, भारत, ये उत्तरी भारत इस क्षेत्र में यानी मादक पदार्थों का दुरुपयोग यानी सबसे ज्यादा उपयोग करना, युवाओं खराब होने के संदर्भ में इसमें बहुत ज्यादा राजस्थान, भारत में एक्टिव ये चीजें। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए गठित जो समिति होती है उस समिति में सम्मिलित नहीं है? तो याद रखना, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है वैसे सेम केंद्र राज्य में क्या होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग, सेम प्रोसेस होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है इसमें। लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता भी होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं, एक गृह मंत्री होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये इसमें शामिल नहीं होते। भारत के सांख्यिकी योजना
एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रोजगार और गैर रोजगार का पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है? यानी रोजगार और गैर, यानी सवाल पूछा कि सांख्यिकी से संबंधित कौन सा इसमें मंत्रालय है के अधीन एक की मान लो संगठन है, तो याद रखना यह है NSSO, ठीक है। ये नेशनल स्तर पर क्या करते हैं, सर्वे करने के संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट, देखो राज्य सूचना आयोग में से इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इस सूचना का अधिकार अधिनियम कब आता है? 2005 में। RTI कब आ रहा है? 2005 में। राजस्थान में 18 अप्रैल 2006 को इसके तहत स्थापना होती है, और इसके मैं बात करूं तो एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य इसमें अधिकतम हो सकते हैं। इसका प्रावधान वर्तमान में यहां से याद रखना। और ये अपनी वार्षिक, यानी इसमें जो मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्त तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, हटा भी राज्यपाल सकता है, ठीक है। लेकिन ये वार्षिक रिपोर्ट किसको देते हैं? तो राज्य सरकार को अपनी सालाना रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत में परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। परिसीमन आयोग में एक चीज बताऊं, अनुच्छेद 82 में है, और पहले भी ये अनुच्छेद 82 पहले भी पूछा गया है, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। परिसीमन आयोग के संदर्भ में देखो, परिसीमन आयोग कानून 1952, यानी प्रत्येक जनगणना के बाद में सीटों का परिसीमन होना चाहिए, बात उल्लेखित है। 1952, 1962, 1971, याद रखना। परिसीमन आयोग तीसरा बना था कब है? 1972 में बना था। 2002 सीमा निर्धारण करने और क्षेत्रीय विधानसभा की परिसीमन सीमा निर्धारित करने के लिए किया गया था। इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसमें छोटी सी गलती करके इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया। अब देखो कौन सा कथन इसमें सही रहेगा, तो पहला कथन तो क्या हो गया, गलत हो गया, और दूसरा कथन क्या हो गया, सत्य। कथन 1 सत्य, कथन 1 और 2 दोनों सत्य, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सत्य है, तो बी उसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार के क्षेत्र में नहीं आते? देखो मैंने कहा था बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बनेगा, और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखो राजस्थान राज्य के कानून द्वारा विस्थापित सेवाओं के सदस्य, जिला प्रमुख आते, मंत्री सारे आते, विभाग और मंत्री आते, मुख्यमंत्री नहीं आता, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री नहीं आता, मुख्यमंत्री राज्य का सचिवालय नहीं आता, RPSC नहीं आती, न्यायालय नहीं आता, उच्च न्यायालय या फिर भारत के अधीन न्यायिक अधिकारी या कर्मचारी वो नहीं आते भारतीय न्यायालय के, ठीक है। ये प्रमुख, इसके अलावा निर्वाचन आयुक्त नहीं आता, ये सारे अधिकारी वगैरह ये नहीं आते इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना। नीचे 2 कथन दिए गए। भारत की स्वतंत्रता से तुरंत पहले अंग्रेजी शासन द्वारा ये घोषणा की गई थी कि भारत पर उनके राज्य के समाप्त होने पर रजवाड़ों पर प्रभुत्व समाप्त नहीं होगा। भारत की स्वतंत्रता से तुरंत पहले अंग्रेजी शासन द्वारा यह घोषणा की गई थी कि भारत पर उनके राज के समाप्त होने पर रजवाड़ों पर प्रभुत्व समाप्त नहीं होगा, ठीक है। यानी रजवाड़ों पर प्रभुत्व समाप्त मतलब तो कि रजवाड़ों पर है उनका जो सत्ता है वो हमेशा बनी रहेगी, ये कहने का मतलब ये है। तो ऐसा कोई घोषणा नहीं थी। अंग्रेजी राज ये नजरिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रहे। ये कथन दूसरा बिल्कुल सत्य है। वो उन्होंने कहा कि चाहे तो आप अलग देश बना लो, चाहो तो आप इसमें रहो, चाहे जिससे रहो, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजों ने ये बात कही थी। लेकिन स्वतंत्रता से तुरंत पहले ये घोषणा की गई थी कि भारत उनके राज के समाप्त होने पर रजवाड़ों पर प्रभुत्व समाप्त नहीं होगा। यानी भारत में रजवाड़े हैं तो उन पर भी क्या रहेगा, उनका कंटिन्यू जो प्रभुत्व है वो भी क्या हो जाएगा, भारत के साथ इसमें जुड़े, भारत से जुड़े होते सारे रजवाड़े वगैरह, ठीक है। तो कथन 1 गलत हो गया, 2 सही हो गया, ठीक है। देखो इसमें कौन सा है, कथन 1 गलत, कथन 2 सही, तो बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रिट है, प्रलेख है, ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जो निचले अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र के अधिकार को रोकती है तथा उसके क्षेत्राधिकार निहित नहीं है। यानी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने पर अधीनस्थ न्यायालय को रोकती है। तो कौन सी रोकने का काम किसका है, प्रतिषेध रिट का। ये बंदी प्रत्यक्ष अवैध बंदी बनाए जाने पर जारी की जाती है। ये परमादेश है, किसी व्यक्ति को तब जारी की जाती है मान लीजिए सरकारी संस्था या विभाग से संबंधित जुड़े हैं, तो ये महत्वपूर्ण रिट है। उत्प्रेषण, ये देखो एक तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों न्यायिक रिट है, लेकिन ये प्रमाणित करने के लिए होती है, ये रोकने के लिए होती है। इसमें सीधा सीधा देख रखा है,
रोकती है, और रोकने के लिए कौन सी जारी होती है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1952 में मुदालिर आयोग की स्थापना की गई थी। ये किससे संबंधित है? सही विकल्प चुने। तो मुदालिर आयोग के माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति की जांच के लिए गठित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, संविधान के किस अनुच्छेद से हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त है? तो हिंदी भाषा का अगर संवैधानिक में उल्लेख, मैंने कहा था कि राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। अब कहीं से भी इसमें से एक अनुच्छेद दे तो आपको आसानी से कर लेना चाहिए। इसमें से कौन सा दिख रहा है आपको? ठीक है, तो 351 दिख रहा है इसमें। ठीक है, स्मारकों, स्थानों, कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। यह भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सम्मिलित है? तो ये देखो अनुच्छेद 49 में दे रखा है, और अनुच्छेद 49 किससे जुड़ा हुआ है? नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित बातें पूछिएगी। मैंने कहा ना आजकल बहुत पूछते हैं नीति निर्देशक तत्व, बहुत अच्छे पूछते हैं, ध्यान रखना। फरवरी 2024 में किसे राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तो फरवरी 2024 में राजस्थान के महाधिवक्ता किसको बनाया था? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को बनाया। देखो, एक राजेंद्र कुमार गुप्ता दे रखा है, राजेश कुमार, प्रवीण भटनागर दे रखा है, एन एम लोढ़ा भी दे रखा है। तो राजेंद्र कुमार गुप्ता अपने परबतसर के रहने वाले हैं, ध्यान रखना। ये प्रमुख अपने अगर हम बात करें तो 21 लगभग 20 से 21 क्वेश्चन है जो पहले मान लो कि 28 सितंबर की पहली पारी में क्वेश्चन है आए थे। ये महत्वपूर्ण विश्लेषण आप इसी प्रकार बने रहे, और बहुत जल्दी अपने सेकंड पारी के भी आ रहे क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए जय हिंद साथियों।